साल 2005 में अमेरिका के टेक्सास से छपने वाले एक अखबार में एक मकान के बारे में छपा था। ये मकान सेलिना नाम की जगह पर था और ये मकान पिछले 10 सालों से वीरान पड़ा हुआ था। 10 साल पहले इस मकान में एक बेहद अजीब, डरावनी और दिमाग घुमा देने वाली घटना घटी थी। कई सालों से इस मकान को बेचने का भी प्रयास किया जा रहा था, लेकिन कोई भी इंसान इस मकान को खरीदने और इसमें रहने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। इस मकान में रहना तो दूर की बात, कोई भी इंसान इस मकान में ज्यादा देर तक रुकना भी नहीं चाहता था। इस मकान के अंदर जाने वाले लोगों को जैसे ही वो इस मकान के अंदर कदम रखते, अजीब तरह के एहसास होने लगते। एक बेचैनी और घबराहट का भाव उनको घेर लेता। इस मकान के अंदर जाने वाले लोगों को ऐसा लगता जैसे मकान के अंदर कोई मौजूद है, कोई डरावनी ताकत, और वो डरावनी ताकत लगातार इनके ऊपर नजर बनाए हुए है। इन लोगों को ऐसा लगता जैसे वो डरावनी ताकत इन लोगों को इस मकान से फौरन दूर चले जाने की चेतावनी लगातार दे रही हो। जिन लोगों को इस मकान के बारे में पहले से कुछ भी नहीं पता होता, वो लोग भी इस मकान के अंदर जाने के बाद अपने ऐसे ही अनुभव बयान करते। ये घर ओलिविया मेबल का था, जो कभी इस मकान में रहा करती थी। नमस्कार, मेरा नाम है समित चौधरी और स्वागत है आपका द सीक्रेट फाइल्स के इस एपिसोड में। आज की हमारी कहानी है ओलिविया मेबल की बेहद रहस्यमयी और अजीबोगरीब मौत की कहानी। सन 1983 में ओलिविया मेबल और इसके पति ट्रेविस मेबल ने सेलिना में एक 13 एकड़ की प्रॉपर्टी खरीदी। ये जो 13 एकड़ की प्रॉपर्टी थी, इसका नाम फुटलाइट्स रैंच था और इस प्रॉपर्टी में एक मकान बना हुआ था। इसी मकान में ओलिविया अपने पति के साथ आकर रहने लगी। कुछ महीने पहले इनका एक बेटा पैदा हुआ था, जिसका नाम इन्होंने एडन रखा था। एडन के पैदा होने की वजह से ही इन्होंने इस प्रॉपर्टी को खरीदा था, क्योंकि इनको लग रहा था कि अब इनका परिवार धीरे धीरे बड़ा होने लगा है और इनको और ज्यादा जगह की जरूरत पड़ेगी। तो घर का माहौल अच्छा था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एडन धीरे धीरे बड़ा होने लगा। माँ बाप को एडन से काफी ज्यादा प्यार, और ओलिविया की तो जैसे जान एडन में बसती थी। साल आ गया 1990। एडन अब 7 साल का हो चुका था। तो इनकी ये जो 13 एकड़ की प्रॉपर्टी थी, तो इनके मकान के आसपास तमाम जमीन ऐसे ही पड़ी रहती थी। तो एडन रोजाना लगभग दोपहर के वक्त अपने घर से निकल जाता और यहीं घर के आसपास खेला करता। जब शाम का सूरज ढलने लगता तो अपने घर वापस आ जाता। तारीख थी 13 मार्च। एडन ने अपनी माँ ओलिविया से बताया कि वो घर के बाहर खेलने के लिए जा रहा है। तो ओलिविया ने मना नहीं किया, क्योंकि एडन का रोज का ही काम था। एडन अपने घर से निकला और उछलते कूदते हुए एक तरफ चला गया। दोपहर के बाद ओलिविया ने एडन को नहीं देखा। जब शाम हुई, सूरज ढलने लगा और एडन के लौटने का वक्त हुआ, तब भी एडन घर वापस नहीं लौटा। तो ट्रेविस और ओलिविया ने सोचा कि शायद आज एडन खेलने में कुछ ज्यादा ही मगन हो गया है, इसलिए उसे समय का ध्यान नहीं रहा। लेकिन जब कुछ देर और बीत गई और एडन फिर भी घर वापस नहीं लौटा, तो ये दोनों एडन को ढूंढने के लिए आसपास के इलाके में निकले। अब इनको लग रहा था कि एडन यहीं घर के आसपास इनको कहीं पर खेलता हुआ मिल जाएगा। लेकिन एडन इनको जिस हाल में मिलने वाला था, उस बात की इनको जरा सी भी उम्मीद नहीं थी। इनके घर से थोड़ी दूरी पर एक तालाब था। जब ये एडन को ढूंढते हुए उस तालाब के नजदीक पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि एडन का शरीर तालाब में तैर रहा है। वो शायद खेलते हुए तालाब में गिर गया था और उसकी मौत हो चुकी थी। ओलिविया और ट्रेविस के लिए यह एक गहरा सदमा था। ओलिविया की तो जैसे दुनिया ही खत्म हो गई थी। ओलिविया इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और इस दिन के बाद वो पूरी तरह से बदल गई। इसके अलावा ओलिविया और ट्रेविस के रिश्ते भी इतने मजबूत नहीं थे कि ये दोनों इस मुश्किल घड़ी में एक दूसरे को सहारा दे पाते और एक दूसरे के सहारे ये दोनों इस सदमे से उबर पाते। बल्कि इन दोनों में लड़ाइयाँ होने लगी। ये दोनों इस बात के लिए एक दूसरे को दोष दे रहे थे और अपने आप को भी दोष दे रहे थे। आने वाले कुछ महीने इन दोनों ने रोते हुए, गम मनाते हुए और गुमसुम उदासी में बिताए। ओलिविया ने तो घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया था और इसने अब किसी से भी मिलना जुलना भी बंद कर दिया था। ये ना तो अब अपने परिवार के लोगों से मिलती थी और ना ही अपने दोस्तों से। यहाँ तक कि ओलिविया ने अपने पति ट्रेविस से भी बात करना बंद कर दिया था। ओलिविया ने खुद को अपने बेटे एडन की यादों में कैद कर लिया था और अब एडन की यादें ही ओलिविया की दुनिया थी और इस दुनिया में ट्रेविस के लिए भी कोई जगह नहीं बची थी। इसके अलावा ओलिविया को इस दुनिया से बाहर की दुनिया से भी अब कोई मतलब नहीं था। अगले साल ओलिविया और ट्रेविस का डिवोर्स हो गया। ट्रेविस एडन के बारे में भूलने और जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए पूरब की तरफ चला गया। ओलिविया अकेले यहीं फुटलाइट्स रेंज पर रुकी रही। घर के आसपास फैले 13 एकड़ के वीराने में दुनिया से नाता तोड़े ये अकेली यहीं पर रहती रही।
लोगों को ओलिविया बहुत ही कम दिखाई पड़ती थी। अगर कोई ओलिविया के घर पर मिलने के लिए आता तो ये दरवाजा ही नहीं खोलती, और जो भी चिट्ठियां ओलिविया के पते पर भेजी जाती थीं, उनका इस तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिलता। जब ये खाने पीने का सामान मंगाती तभी अपने घर का दरवाजा खोलती, अन्यथा इसके घर का दरवाजा पूरे समय बंद रहता। सन 1991 के बाद किसी भी पड़ोसी ने ओलिविया को नहीं देखा था। अब ओलिविया के पड़ोसियों को लगने लगा था कि इस मकान में कोई रहता भी है या नहीं। ओलिविया के पड़ोसियों के मकान ओलिविया के मकान से कुछ दूरी पर बने हुए थे, और अब ओलिविया के किसी पड़ोसी को यह नहीं पता था कि ओलिविया अभी भी इस घर में रहती है या फिर कहीं और चली गई है। फिर साल आ गया 1994। यहाँ का जो पुलिस डिपार्टमेंट था, सेलिना पुलिस डिपार्टमेंट, उसके पास फरवरी महीने की 27 तारीख को 911 पर एक कॉल आई। ये कॉल शाम के वक्त आई थी। 911 अमेरिका का इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर है। तो जब इधर से फोन उठाया गया तो सामने की तरफ से कोई आवाज नहीं आई। कोई कुछ बोला नहीं, बस फोन की लाइन चलने की आवाज आती रही। तो ऑपरेटर ने कई बार पूछा कि आपकी क्या इमरजेंसी है, लेकिन उधर से कोई भी जवाब नहीं आया। कुछ मिनट तक फोन चला, उसके बाद फोन कट गया। तो ऑपरेटर को यह बात अजीब लगी और उसने इस कॉल को ट्रेस करना शुरू किया। वो इस कॉल को ट्रेस कर ही रहा था, तभी दोबारा फिर से उसी नंबर से कॉल आ गई। इसने फिर से उठाया, फिर से उस तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। कुल 3 बार फोन कॉल आई थी और तीनों बार सामने की तरफ से कुछ भी बोला नहीं गया था। जब इस नंबर को ट्रेस किया गया तो पता चला कि ये तीनों नंबर एक ही थे, और ये तीनों नंबर फुटलाइट रैंच से आ रहे थे, यानी ओलिविया मेबल के मकान से। खैर, 2 पुलिस वालों को फोन के पीछे की वजह का पता लगाने के लिए भेज दिया गया। रात के 10:30 बजे पुलिस ओलिविया मेबल के मकान पर पहुंचती है। जब पुलिस ओलिविया मेबल के मकान पर पहुंची तो इन्होंने देखा कि घर का दरवाजा अंदर से बंद है, और ऐसा लग रहा था जैसे इस दरवाजे को कई महीनों से खोला ही नहीं गया हो। ये दरवाजा काफी ज्यादा फूल गया था और फूल कर दरवाजे के फ्रेम में चिपक गया था। पुलिस वालों ने घर की खिड़कियों से अंदर झांकने की कोशिश करी, लेकिन मकान की हर खिड़की को किसी चीज से ढककर बंद कर दिया गया था, इसलिए मकान के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। तो पुलिस वालों ने सोचा कि इमरजेंसी नंबर पर फोन किया गया है, इसलिए हो सकता है कि किसी को मदद की जरूरत हो। यह सोचकर पुलिस वालों ने मकान का दरवाजा तोड़ दिया। जब ये दरवाजे को तोड़कर मकान के अंदर घुसे, तब मकान के अंदर का अजीबोगरीब नजारा इनकी आंखों के सामने आया। घर अंदर से बहुत ही ज्यादा गंदा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे इस मकान के अंदर सालों से सफाई नहीं हुई है। हर जगह धूल की एक मोटी परत चढ़ी हुई थी, और हर जगह पर तमाम मकड़ियों के जाले दिखाई पड़ रहे थे। फर्श पर, फर्नीचर पर और हर सामान पर धूल की एक मोटी चादर चढ़ी हुई थी। घर को देखने से ऐसा लग रहा था जैसे मकान सालों से लावारिस पड़ा है, और इस मकान में रहने की बात तो दूर, ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई सालों से इस मकान के अंदर आया ही नहीं है। मकान के हर कमरे का यही हाल था। जब पुलिस वालों ने घर के हर कमरे को चेक किया तो मात्र एक कमरा था जिसकी हालत ऐसी नहीं थी, और ये जो कमरा था ये ओलिविया मेबल के मरे हुए बेटे एडन का कमरा था। यह कमरा पूरी तरह से साफ था। इस कमरे में धूल और जालों का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। हर चीज अपनी जगह पर व्यवस्थित रखी हुई थी। कपड़े अलमारी के अंदर थे और बिस्तर भी पूरी तरह से व्यवस्थित था। इस कमरे में एक रॉकिंग चेयर के ऊपर ओलिविया मेबल बैठी हुई थी। ये मर चुकी थी, और पुलिस वालों के मुताबिक ओलिविया को देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कई महीनों पहले उसकी मौत हुई हो। ओलिविया ने एक नाइट गाउन पहन रखा था और इसके पैरों में घर में पहने जाने वाले चप्पल थे। इसने अपने हाथ में एक गुड़िया पकड़ रखी थी, जिसे लकड़ियों को जोड़कर और उसके ऊपर एडन के कपड़े चढ़ाकर बनाया गया था। कमरे के कोने में एक मेज रखी हुई थी जिस पर एडन का सामान रखा हुआ था। इस मेज पर एडन की एक फोटो रखी हुई थी। इसके अलावा एडन के बिस्तर की एक चादर को मोड़ कर रखा गया था। टेडी बियर, बेसबॉल का दस्ताना, एडन के एक जोड़ी जूते और कई नोटबुक्स रखी हुई थी। मेज पर एक जार रखा हुआ था और इस जार में ताजे जंगली फूल रखे हुए थे। ये फूल बिल्कुल ताजे थे और इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आज ही इन्हें तोड़कर इस जार में रखा गया हो। कई मोमबत्तियां भी इस मेज पर रखी हुई थी। मेज पर कई कागज पड़े थे जिनमें एडन का स्केच बनाया गया था। कई खत थे जो ओलिविया ने अपने मरे हुए बेटे एडन की याद में उसके लिए लिखे थे। मंजर काफी दर्दनाक था, लेकिन पुलिस वालों के सामने सवाल अभी भी बना हुआ था कि आखिर 911 पर यहाँ से फोन किसने किया। फ्रांसिस्का सैंटियागो यहाँ आए हुए पुलिस वालों में से एक थी।
और उसने बताया कि मकान का दरवाजा और मकान की हर खिड़की अंदर से ही बंद थी और इस बात के कोई निशान नहीं थे, कोई सबूत नहीं थे कि मकान के अंदर कोई घुसा हो या फिर मकान के अंदर कोई मौजूद रहा हो। फिर जब ये उस टेलीफोन के पास पहुंचे जिस टेलीफोन से 911 पर कॉल किया गया था, तो इन्होंने देखा कि टेलीफोन पर भी धूल की एक हल्की परत चढ़ी हुई है और ये धूल की परत इस बात की गवाही दे रही थी कि फोन मिलाने के लिए इस टेलीफोन के रिसीवर को उठाया नहीं गया है। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे इस फोन को बिल्कुल छुआ भी ना गया हो। तो फिर आखिर इस नंबर से कॉल कैसे किया गया, ये बात पुलिस वालों के लिए एक पहेली थी। इसके बाद जब एक पुलिस वाले ने मेज पर जो कागज रखे हुए थे और उनमें वो जो लेटर थे, उनमें से एक लेटर को पढ़ना शुरू किया, तो चीजें और भी ज्यादा गंभीर हो गईं। इस लेटर में लिखा था, माई एडन, आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी। मुझे चीजों को इस तरह नहीं होने देना चाहिए था। मैं जा रही हूँ। तुम मुझे इस तरह बांध नहीं सकते। तुम नीच शैतानी जानवर। मॉमी तुम्हारे पास आ रही है। एडन, मेरे प्यारे एडन, मॉमी तुम्हें प्यार करती है। अब इस लेटर में जो कुछ लिखा हुआ था वो तो अजीब था ही, लेकिन उससे भी अजीब एक और बात थी। ये बात पूरी तरह से निश्चित थी कि इस लेटर को ओलिविया मेबल ने ही लिखा था, क्योंकि यह 100% ओलिविया मेबल की ही घसीटा मारकर तेजी के साथ लिखी गई हैंडराइटिंग थी। लेकिन इस लेटर में जो तारीख पड़ी थी वो तारीख थी 27 फरवरी 1994, यानी आज की तारीख। तो इस लेटर को पढ़ने के बाद पुलिस वालों के सामने तमाम सवाल थे। पहला सवाल ये कि अगर फोन को छुआ ही नहीं गया तो आखिर इस टेलीफोन से 911 पर कॉल कैसे की गई। और दूसरा सवाल ये कि जब मकान के अंदर कोई आया ही नहीं तो फिर ये जो जार में ताजे फूल रखे थे, इन ताजे फूलों को यहाँ पर आखिर किसने रखा। और तीसरा सवाल ये कि महीनों पहले मर चुकी और अब तक सूख चुकी ओलिविया मेबल ने आखिर आज की तारीख में खत कैसे लिखा। और अगर इसने ये खत मरने से पहले लिखा था तो इस खत में आज की ही तारीख आखिर क्यों थी। पुलिस वालों ने ये भी ध्यान दिया था कि इस कमरे में तापमान मकान के दूसरे कमरों के मुकाबले कम है और ये कमरा मौसम के लिहाज से काफी ज्यादा ठंडा था। ये जो लेटर मेज पर पड़े थे उनमें से एक लेटर में एक डरावना स्केच भी बनाया गया था। ओलिविया ने जो एडन के लिए मेज बनाई थी उसमें हिंदी भाषा में निर्मित और निर्माण शब्द लिखा हुआ देखा जा सकता है। बीच में शायद बंगाली भाषा में कोई शब्द लिखा हुआ है। यहाँ पर मिली हुई नोटबुक्स, लिखे हुए कागजों और पुतले से ये तो जाहिर था कि ओलिविया मेबल शायद किसी तरह का तंत्र मंत्र करने की कोशिश कर रही थी। तो क्या ओलिविया मेबल अपने बेटे एडन की शक्ल में किसी एंटिटी का निर्माण करने की कोशिश कर रही थी। तिब्बती बुद्धिज्म इसके बारे में बताता है। बताया जाता है कि धार्मिक मंत्र साधना और मानसिक साधना तथा विचारों के केंद्रीकरण से एक एंटिटी का निर्माण किया जा सकता है। एंटिटी को आकार दिया जा सकता है। इस एंटिटी को तुल्पा कहा जाता है। तो क्या ओलिविया ने दुनिया से खुद को अलग करके इतने सालों तक दिमाग को एक ही चीज पर लगाकर और अपनी बहुत ही प्रबल भावनाओं के सहारे आखिरकार इस एंटिटी का निर्माण कर दिया था। और ये एंटिटी ओलिविया के कंट्रोल से बाहर हो गई थी और आखिर में ओलिविया को ही परेशान करने लगी थी। इस एंटिटी ने ओलिविया को अपना शैतानी रूप दिखाना शुरू कर दिया था, जैसा कि लिखे हुए लेटर से जाहिर होता है। बताया जाता है कि एंटिटी तुल्पा जब ताकतवर हो जाती है और ये किसी असली इंसान का रूप लेने लायक हो जाती है, किसी असली इंसान की तरह रहने लायक हो जाती है, तो ये खुद को अपने बनाने वाले के कंट्रोल से छुड़ाने का प्रयास करने लगती है। तिब्बती बुद्धिज्म कहता है कि तुल्पा का स्वभाव ही ऐसा होता है। ये बिल्कुल उसी तरह होता है कि जैसे जब तक चिड़िया के बच्चे उड़ने लायक नहीं होते हैं वो घोंसले में बैठे रहते हैं और जैसे ही वो उड़ने लायक हो जाते हैं वो घोंसले को छोड़कर उड़ जाते हैं। तो क्या यही एंटिटी थी जिसने पुलिस के पास 911 पर फोन किया था। इन सारी बातों के जवाब नहीं है। 2005 में ओलिविया के मकान के बारे में अखबारों में छपने के बाद यहाँ पर एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को बुलाया गया जिसका नाम ऑस्टिन डेव नवारो था। इसे यहाँ पर काली ताकतों की जांच करने तथा घर को उन काली ताकतों से मुक्त करने के लिए बुलाया गया था। लेकिन नवारो इस घर में जैसे ही दाखिल हुआ उसका सांस लेना मुश्किल हो गया। नवारो ने बताया कि इससे पहले सैकड़ों घरों में गया था लेकिन किसी भी घर में उसे इतनी तेज ताकत का एहसास नहीं हुआ था। इसका दिल इस मकान में कदम रखते ही जोर से धड़कने लगा था और इसका सांस लेना मुश्किल हो गया था। इस घर में जो काली ताकत थी उसका प्रभाव हर कमरे में अलग अलग था, लेकिन हर कमरे में
इस काली ताकत का प्रभाव काफी ज्यादा खतरनाक था। नवारों को ये तो नहीं पता चला कि इस घर में किस ताकत का, किस चीज का प्रभाव है, लेकिन नवारों ने बताया कि घर में कोई एंटिटी अभी भी रहती है सन 2005 में भी, जिसका बर्ताव एक बच्चे की तरह है, और ये एंटिटी बेबसी तथा गुस्से के कारण अक्सर उन्मादी हो जाती है। लेकिन इस केस की जो हकीकत है, तो ओलिविया के बेटे एडन का डेथ सर्टिफिकेट तो हमको मिलता है, लेकिन ओलिविया मेबल का कोई भी डेथ सर्टिफिकेट हमको नहीं मिलता है, और ओलिविया मेबल की मौत के बारे में कोई न्यूज आर्टिकल भी हमारे सामने नहीं आता है। इसके अलावा ओलिविया के लेटर में जो किसी अजीब चीज का स्केच दिखाई पड़ रहा था, वो स्केच भी असली नहीं है, बल्कि उसको फोटोशॉप के माध्यम से बनाया गया है। ये बात भी अब तक साबित हो चुकी है। तो क्या ये हो सकता है कि सालों तक अपने बेटे एडन की यादों में इस तरह अकेले रहने के कारण ओलिविया मेबल की दिमागी हालत खराब हो गई थी, और उसने अपनी खराब दिमागी हालत के चलते इस लेटर को लिखा था? हो सकता है कि उसे किसी तरह के भ्रम भी होने लगे हों। तो क्या ये हो सकता है कि सालों तक अपने बेटे एडन की यादों में इस तरह अकेले रहने के कारण ओलिविया मेबल की दिमागी हालत खराब हो गई थी, और उसने अपनी खराब दिमागी हालत के चलते इस लेटर को लिखा था? हो सकता है कि उसे किसी तरह के भ्रम भी होने लगे हों, और आखिरकार 27 फरवरी की तारीख को उसने शायद आत्महत्या कर ली, या फिर उसकी मौत हो गई। इसी वजह से हमें डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। फिर बाद में ये कहानी किसी के सामने आई हो और उसने कुछ चीजें अपनी तरफ से जोड़ दी हों, जैसे ओलिविया मेबल के मरने की बात। उसने बताया कि ओलिविया मेबल की मौत महीनों पहले हो चुकी थी, लेकिन हकीकत में ओलिविया मेबल की मौत महीनों पहले ना हुई हो, बल्कि इसी फरवरी की 27 तारीख को हुई हो। फोन मिलाने की बात के बारे में भी इसी तरह झूठ बोल दिया गया हो, या फिर हो सकता है कि यह कहानी वाकई में सच्ची हो। पर्याप्त सबूत नहीं है, इसलिए पक्के तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई हो। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में नई कहानी के साथ।